हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो उन सभी का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, साथ में व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट भी मिल जाएगा। आज हम पढ़ेंगे आवेशों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, फैक्ट। इससे पहले हमने पढ़े आवेशों के गुण। आज हम पढ़ेंगे आवेशों से संबंधित कुछ तथ्य, जिनमें से दो यहाँ लिखे हुए हैं। क्या क्या तथ्य हैं आपको बोर्ड पर पढ़ने में आ रहा होगा। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपका ध्यान केवल समझने पर हो। पहला तथ्य है द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं है, परंतु आवेश के बिना द्रव्यमान संभव है। कैसे? देखो, किसी परमाणु में 3 प्रकार के कण होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों आवेशित कण हैं, न्यूट्रॉन उदासीन कण है। इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान होता है और माइनस का चार्ज होता है, माइनस ही होता है लेकिन माइनस क्यों लिखा है। प्रोटॉन के पास भी द्रव्यमान होता है और प्लस का चार्ज होता है। न्यूट्रॉन के पास केवल द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान को हम m से लिखते हैं, मास। तो इलेक्ट्रॉन के पास दोनों है, द्रव्यमान भी है और आवेश भी है। प्रोटॉन के पास भी द्रव्यमान और आवेश दोनों है, न्यूट्रॉन के पास केवल द्रव्यमान होता है। इसका मतलब है कि द्रव्यमान बिना आवेश के हो सकता है, जैसा कि नीचे की लाइन में लिखा हुआ है कि आवेश के बिना द्रव्यमान संभव है। जैसे न्यूट्रॉन के पास केवल क्या होता है? द्रव्यमान, आवेश 0 है। इसका मतलब है कि आवेश के बिना द्रव्यमान हो सकता है, लेकिन यहाँ जिन कणों के पास आवेश हैं उन दोनों के पास साथ में क्या है? द्रव्यमान भी है। इसका मतलब है कि आवेश द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है। जहां जहां आवेश होगा वहां वहां द्रव्यमान भी होगा। समझ में आया? क्योंकि जब हमने आवेश की परिभाषा पढ़ी थी तब उसमें भी पहली लाइन क्या थी? किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण। इसका मतलब आवेश क्या है? पदार्थ का गुण है, और पदार्थ क्या है? द्रव्यमान। तो पदार्थ होगा तो आवेश होगा, पदार्थ मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान होगा तो आवेश होगा। द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं है। अगर हमें किसी वस्तु को आवेशित करना है, चाहे उसे धनात्मक करना हो या ऋणात्मक करना हो, हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, या इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या इलेक्ट्रॉन डालते हैं। जब हम किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देंगे तो हम न केवल उसको माइनस की चार्ज दे रहे हैं, उसके साथ क्या दे रहे हैं? द्रव्यमान भी दे रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु के अंदर जाएगा तो उसमें क्या होगा? द्रव्यमान भी जाएगा। समझ में आया? तो द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं है, परंतु आवेश के बिना द्रव्यमान संभव है, जैसे कि न्यूट्रॉन के पास होता है। सॉरी, ये न्यूट्रॉन, जैसे न्यूट्रॉन। समझ में आया? इसके बाद आते हैं, एक क्वेश्चन है कि क्या ऐसा कोई कण संभव है जिसके जो द्रव्यमान रहित हो और आवेश रहित हो, मतलब जिसके पास द्रव्यमान भी नहीं होता और आवेश भी नहीं होता। तो ऐसा एकमात्र कण है, और वो क्या है? फोटोन। फोटोन प्रकाश के जो कण होते हैं, लाइट के जो पार्टिकल होते हैं, उनको बोलते हैं फोटोन। और उस पार्टिकल के पास मास कितना होता है? 0, और आवेश कितना होता है? वो भी 0। ठीक है, ये ऐसा एकमात्र कण है। इसके अलावा और दूसरा कोई कण नहीं है जिसके पास द्रव्यमान नहीं होता हो। बिना आवेश के तो बहुत सारे कण हैं, लेकिन बिना द्रव्यमान का केवल यही एक कण है, फोटोन। ठीक है, तो दोनों 0 हैं, ऐसा एक कण हुआ। इसके बाद आते हैं दूसरी स्थिति, दूसरा तथ्य। आवेश की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला रुका हुआ आवेश, दूसरा चलता हुआ आवेश। चलते हुए की 2 अवस्थाएं होती हैं, नियत वेग से चल रहा है या बदलते हुए वेग से चल रहा है, परिवर्ती वेग। अगर नियत वेग से चल रहा है तो ये दूसरी अवस्था में आएगा, और अगर वो परिवर्ती वेग से चल रहा है तो हम बोलेंगे त्वरित आवेश, त्वरित या एक्सेलरेटेड। तो अगर आवेश रुका हुआ है, जो कि हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं इस यूनिट में, स्थिर वैद्युतिकी में, रुका हुआ आवेश, अगर रुका हुआ है आवेश तो वो क्या उत्पन्न करेगा? वो उत्पन्न करेगा अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र। समझ में आया? विद्युत क्षेत्र इस चैप्टर का नाम भी है। स्थिर आवेश अपने चारों तरफ केवल क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र के कारण ही आवेश बल लगाता है। जैसे जब हम किसी पेन को किसी शर्ट के साथ रब करें, रगड़ लें और कागज के टुकड़ों के पास लेकर जाएं, तो हम क्या देखते हैं कि वो कागज के टुकड़े उस पेन से चिपक जाते हैं। क्यों चिपक गए? क्योंकि इसने अपने चारों तरफ क्या बनाया? एक विद्युत क्षेत्र बनाया। ठीक है, इसके बाद आते हैं दूसरा। अगर आवेश नियत वेग से चल रहा हो, नियत वेग से अगर आवेश गति करेगा तो अपने चारों तरफ क्या बनाएगा? विद्युत क्षेत्र तो बनाएगा ही, इसके साथ में क्या बनाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। इसका मतलब है कि विद्युत क्षेत्र हर स्थिति में बनेगा, जैसे नीचे वाली स्थिति में भी आपको दिख रहा है। तो विद्युत क्षेत्र आवेश का क्या है? लाक्षणिक गुण है, ये उत्पन्न होगा ही।
यहाँ आवेश होगा वहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ही, साथ में और चीजें भी होंगी। जैसे नियत वेग से गतिशील आवेश होगा तो क्या उत्पन्न करेगा विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र। नियत वेग से चलता हुआ आवेश जैसे कोई तार, धारावाही तार जिसमें करंट फ्लो हो रही हो, तो आपने पढ़ा होगा धारा के चुंबकीय प्रभाव। अगर किसी चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही हो तो वो चालक तार अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र भी करेगा लेकिन चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आया? क्यों? क्योंकि उस धारावाही चालक के अंदर आवेश कौन सी अवस्था में है, गतिशील अवस्था में है। तो एक समान वेग से गतिशील आवेश का उत्पन्न करेगा विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र। एक तीसरी अवस्था भी है, त्वरित आवेश, एक्सीलरेटेड चार्ज। अगर आवेश का वेग समय के साथ बदल रहा हो तो उसे हम बोलेंगे त्वरित आवेश, और वो त्वरित आवेश अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। इसके अलावा वो क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे या विद्युत चुंबकीय विकिरण। समझ में आए दोनों तथ्य? इसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे आवेशन की विधियां। अब अगला टॉपिक है आवेशन की विधियां। बुक में ये टॉपिक पहले है और आवेशों के गुण बाद में है, लेकिन हमने पहले आवेशों के गुण पढ़े और आवेशन की विधियां पढ़ रहे हैं इसके बाद। इसका रीजन ये है क्योंकि जब हम ये आवेशन की विधियां पढ़ेंगे तो इससे हम आवेशों के गुणों को फिर से समझ सकते हैं। आवेशन की विधियां, हमारे पास कई विधियां हैं जिनसे हम किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं, लेकिन सभी विधियों में कारण एक ही है। किसी वस्तु पर आवेश आएगा या किसी वस्तु पर धनावेश आएगा या ऋणावेश आएगा, उसका कारण एक ही है। क्या है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतर। तो अभी पहली विधि पढ़ रहे हैं हम, घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन इंग्लिश में बोलेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, और इसको रबिंग भी बोलते हैं क्योंकि रबिंग का मतलब क्या होता है, रगड़ना। घर्षण द्वारा आवेशन। इस विधि को पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज समझ लो, उससे आपको एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो ये कोई परमाणु है। परमाणु के अंदर दो प्रकार का आवेश होता है। पहला धनात्मक आवेश पूरा काम होता है नाभिक के अंदर, और ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉनों के रूप में अलग अलग कक्षाओं में होता है। हमने एक ही कक्षा बनाई है, आप जानते हो, लेकिन कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लो इस न्यूक्लियस में, इस नाभिक में 4 प्रोटॉन है या 5 प्रोटॉन है, तो 5 धनात्मक आवेश हो गया प्लस 5e, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 5 ही होंगे। तो इसका कुल आवेश अभी कितना है, -5e बराबर 0। अब ये कैसा है, उदासीन। अगर हम इस परमाणु को किसी भी प्रकार से ऊर्जा दें, बाहर से ऊर्जा देने के हमारे पास कई तरीके हैं। जैसे ऊष्मीय ऊर्जा, अगर हम इसे गर्म करें तो इसे कौन सी ऊर्जा प्राप्त होगी, ऊष्मीय ऊर्जा। जैसे हम इसे ऊष्मा देंगे, हीट देंगे, गर्म करेंगे, तो इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ेगी। कौन सी ऊर्जा बढ़ेगी, तो आंसर है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, 12 mv²। जैसे जैसे इस के की वैल्यू बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा, वैसे वैसे इस पूरी वैल्यू का मान भी बढ़ेगा। लेकिन इस पूरी में से ये वाली जो वैल्यू है 12 m, ये क्या है, कांस्टेंट है। इसका मान नहीं बढ़ेगा, इसे हम नहीं बढ़ा सकते। तो जब के का मान बढ़ाएंगे तो किसकी वैल्यू बढ़ेगी, v की। इसका मतलब है कि जब हम इस परमाणु को बाहर से ऊर्जा देंगे, गर्म करेंगे, तो इन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा के बढ़ने से इनका वेग बढ़ेगा, और जब इनका वेग बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूमते हुए इस परमाणु से बाहर आ जाएंगे। तो गर्म करने से क्या हुआ, इस परमाणु के 2 टुकड़े हो गए, एक ये और एक बचा हुआ। जो बचा हुआ है उसके पास अब चार्ज कितना है, उसके पास चार्ज है +5e - 4e। कितना चार्ज है, +e। अब इसे हम क्या बोलेंगे, धनायन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। 2 निकलेंगे तब भी धनायन बोलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब भी धनायन बोलेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब भी इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री है, कहीं भी जा सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से किसी परमाणु में 2 प्रकार का आवेश होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री मुक्त आवेश, और दूसरा जो इसके अंदर रहता है इसे बोलेंगे बद्ध आवेश, बाउंडेड चार्ज, और ये कौन सा है, फ्री चार्ज। समझ में आ गया। लेकिन इस चार्ज को फ्री करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, एनर्जी देनी पड़ी। ये एनर्जी हम कैसे देते हैं,
हीट के फॉर्म में दे सकते हैं, और भी तरीके हैं। अभी हम इसकी बात, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला जा सकता है, जिनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वो फ्री कैसे होते हैं? एनर्जी देने से। अब हम पढ़ते हैं घर्षण द्वारा आवेश। किस तरीके से दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर दोनों वस्तुओं पर आवेश आता है। मान लो कि एक मार्कर है, ये एक वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है। हम इन दोनों को जब रगड़ते हैं तो इसके एटम इसके एटम से रगड़ते हैं। तो एक एटम इसका लेते हैं, एक एटम इसका लेते हैं। मान लो ये है वस्तु एक, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और ये है दूसरा ऑब्जेक्ट, वस्तु दो। इस वस्तु के पास 8 प्रोटॉन है और इस वस्तु के पास 9 प्रोटॉन है। इसके बाद थोड़े कम कर लेते हैं क्योंकि इसकी ऑर्बिट छोटी है। 6 प्रोटॉन और इसके पास 9 प्रोटॉन। 6 प्रोटॉन है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 ही होंगे। इसके पास 9 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी 9 ही होंगे। ठीक है। इसका कुल आवेश कितना है? +6e - 6e = 0। इसका कुल आवेश कितना है? +9e - 9e = 0। दोनों का कुल आवेश कितना है? 0 0। टोटल ऐड करेंगे दोनों का तो कितना आएगा? 0 + 0। अगर इन दोनों को हम एक वस्तु माने कंबाइन करके तो इनका कुल आवेश कितना है? तब भी 0 ही है। दोनों का कुल आवेश, क्योंकि हमें कुछ और चीजें भी समझनी है इससे, तो दोनों का कुल आवेश कितना है? अभी 0 है। अगर हम इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने से क्या होगा? ये वो एरिया है जहां ये दोनों को हम टच करा रहे हैं, कॉन्टेक्ट एरिया, स्पर्श जहां करा रहे हैं वो जगह ये। जैसे ही हम इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने से क्या चीज प्रोड्यूस होगी? रगड़ने से प्रोड्यूस होगी हीट, ऊष्मा। जब हाथों को रगड़ते हैं तो गर्म हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो क्या उत्पन्न होगी? ऊष्मा। और ये ऊष्मा क्या है? ऊर्जा। ये ऊर्जा किसे प्राप्त होगी? दोनों वस्तुओं को। इसके एटम में भी जाएगी, इसके एटम में भी जाएगी। जैसे ये ऊर्जा इन दोनों वस्तुओं के अंदर जाएगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेग बढ़ेगा तो इनमें से किसी एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं बाहर। मान लो कि इस वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और कहां चला गया? इस वस्तु के अंदर। जैसे इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो इस वस्तु के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन त्यागा है, इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इसके पास कुल आवेश कितना है? अभी +6e - 5e। कुल आवेश कितना आया? +e। क्या हो गई? धनावेश। अब दूसरी वस्तु की बात। इसके पास पॉजिटिव चार्ज उतना का उतना ही, लेकिन नेगेटिव चार्ज 1 बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन 1 बढ़ गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इस वस्तु में से निकल इसमें आ गया तो इसके पास नेगेटिव चार्ज कितना हो गया? -10e। टोटल चार्ज इसका कितना हुआ? -e। इसने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, गेन किया है। जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया उसके पास कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उसके पास कौन सा चार्ज आ रहा है? ऋणात्मक, नेगेटिव, ऋणावेश। इस तरह से इस विधि को हम बोलेंगे घर्षण द्वारा आवेशन, क्योंकि रगड़ने से आवेश आया। इस विधि में दोनों वस्तुओं पर आवेश आएगा। दोनों पर कैसा आएगा? बराबर और विपरीत। अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो इस पर चार्ज आएगा -e, इस पर आएगा +e। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो इस पर चार्ज आएगा -2e, इसके पास चार्ज आएगा +2e। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी उस पर हमेशा ऋणावेश आएगा, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी उस पर हमेशा धनावेश आएगा। अब वो कितना चार्ज आएगा वो डिपेंड करेगा कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। 1 इलेक्ट्रॉन से इतना, 2 इलेक्ट्रॉन से इसका डबल, 3 इलेक्ट्रॉन से ट्रिपल। समझ में आया? अगर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो इस वस्तु पर आवेश कितना आएगा? -ne। ये जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी उस पर आवेश कितना आएगा? -ne, 1 इलेक्ट्रॉन का n गुना। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी उस पर चार्ज कितना आएगा? पॉजिटिव, +n। समझ में आया? पहली चीज। दूसरी चीज, अब जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस वस्तु पर चार्ज तो ऋणात्मक आ गया। मान लो ये हमारे पास 2 वस्तु हैं। अब ये वो है जिसने इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए हैं, ग्रहण किए हैं, गेन किए हैं, तो इसके पास कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं तो इसके पास कौन सा चार्ज आएगा? ठीक, पॉजिटिव। इसके पास पॉजिटिव, इसके पास नेगेटिव। अब क्वेश्चन दूसरा पूछें कि क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं तो इनके द्रव्यमान में कोई अंतर आएगा? मास चेंज होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि जब चार्ज जाएगा तो चार्ज के साथ हमेशा क्या जुड़ा हुआ रहेगा? मास, द्रव्यमान। क्योंकि बिना मास के चार्ज हो ही नहीं सकता, बिना द्रव्यमान के आवेश संभव ही नहीं है।
तो जैसे इस वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इस वस्तु के अंदर आवेश तो बढ़ेगा, वैसे देखा जाए तो माइनस है, लेकिन आवेश माइनस का आने से या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से इसके द्रव्यमान में भी परिवर्तन होगा। इसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा, तो देखो यहाँ जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसमें आया तो आवेश तो माइनस का आ रहा है, लेकिन द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी इस वस्तु के अंदर जुड़ेगा। और उसी तरीके से इस वस्तु में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर द्रव्यमान कम हो जाएगा। तो अगर हमसे एक क्वेश्चन पूछें कि दो वस्तुएं हैं जो बिल्कुल समान है, जैसे ये दोनों, अब इन दोनों वस्तुओं को हमने किसी वस्तु के साथ रगड़ा, एक के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इनमें से भारी कौन सी होगी, हमेशा ऋणात्मक। समझ में आया, क्योंकि ऋणात्मक वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, तो वो केवल इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर रही है, उस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी ग्रहण कर रही है, तो उसके द्रव्यमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब बात यह है कितनी वृद्धि होगी, तो ये वृद्धि नगण्य होती है, नेग्लिजिबल, इसको हम कभी काउंट नहीं करते। लेकिन अगर क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जाए कि कितना द्रव्यमान बढ़ेगा, तो हम निकाल सकते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेगा तो कितने मास में वृद्धि होगी। अगर कोई वस्तु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, इसे साफ कर देता हूँ, चलिए इसे साफ नहीं करते हैं क्योंकि हमें कुछ और भी समझना है इससे। अगर कोई वस्तु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, इसको बोलते हैं एन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो आवेश Q बराबर -NE होगा। इसी तरीके से n इलेक्ट्रॉन त्यागे तो आवेश Q बराबर +NE होगा। समझ में आए। तथा द्रव्यमान में वृद्धि, वैसे तो परिवर्तन भी बोल सकते हैं, लेकिन परिवर्तन कैसा हो रहा है, वृद्धि होगी। तथा द्रव्यमान में वृद्धि डेल्टा M बराबर क्या होगी, NME। एक इलेक्ट्रॉन के पास जो द्रव्यमान होता है उसका n गुना बढ़ जाएगा। अब समझ में आ रहा है। अगर इस वस्तु ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो इसका द्रव्यमान कितना घटाना है, इनको कितना माइनस करना है, एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर। अब एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान Me कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ kg। ये एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। अगर हमसे कोई पूछे कि किसी वस्तु ने 2 लाख इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, उसके द्रव्यमान में कितनी कमी आएगी, तो हम बता सकते हैं 2 लाख × Me। समझ में आया। और अगर हमसे ये पूछे कि किसी वस्तु ने 2 लाख इलेक्ट्रॉन त्यागे तो उस पर आवेश कितना आएगा, तो हम बोलेंगे 2 लाख × E। समझ में आया। 2 लाख × E आवेश और 2 लाख × Me द्रव्यमान में कमी। समझ में आया। अब आगे, तो दो वस्तुएं अगर समान हैं आकार में, द्रव्यमान में, लेकिन उनके ऊपर आवेश अलग अलग प्रकार के हैं। सॉरी, ये हमें बताना नहीं है, इसे वापस बना देते हैं। दो वस्तुएं अगर समान आकार की हैं, समान द्रव्यमान की है, लेकिन उनके ऊपर आवेश अलग अलग प्रकृति के, अलग अलग नेचर के, एक के ऊपर धनावेश है, दूसरे के ऊपर ऋणावेश है, तो दोनों में से भारी कौन सी होगी, ऋणात्मक वस्तु। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। अब यहाँ से इससे हम कुछ गुण भी समझ सकते हैं। गुण कैसे समझेंगे, कौन कौन से गुणों को समझ सकते हैं। जैसे जब इन दोनों वस्तुओं को हमने नहीं रगड़ा था, उससे पहले इस वस्तु के पास आवेश कितना था, +6E - 6E बराबर 0 था। इसके पास आवेश कितना था, 0 था। दोनों का मिला के कितना था, 0 + 0 0 ही था। ठीक है, तो ये कुल आवेश हमने कैसे निकाला, आवेशों को जोड़कर। कैसे जोड़ा, चिन्ह के साथ। तो ये कौन सा गुण समझ रहे हैं हम, योज्यता का गुण। आवेशों को जोड़ा जा सकता है, समझ में आया। पहला गुण योज्यता का गुण। ठीक है, दूसरा गुण समझो। इस वस्तु को रगड़ने से पहले कुल आवेश 0 था, इसके कुल आवेश 0 था, दोनों का मिलाकर कितना है, 0 + 0 0। अब रगड़ दिया, रगड़ने के बाद इसके पास आवेश कितना आया, +E। इसके पास आवेश कितना आया, -E। अब दोनों का कुल आवेश कितना है, तो +E + -E बराबर कितना है, 0। आवेश कैसा है, संरक्षित है। दूसरा गुण हो गया। तीसरा गुण, इस वस्तु में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें गया। एक इलेक्ट्रॉन निकलने से पहले जब इनके बीच में किसी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ, तब आवेश कितना है, दोनों का 0 0। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो दोनों पे चार्ज कितना आया, +-E। 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो चार्ज कितना आएगा, +-2E। इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। ये कौन सा गुण है, क्वांटीकरण का गुण। आवेश कैसा है, क्वांटित। समझ में आया आपको।
तो इस विधि से हम सारे गुणों को समझ सकते हैं। अगर हम इस गुणों को इस विधि को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर, दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर उनके मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होने से दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागे, शॉर्ट में लिखता हूं, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागे, पूरा लिखने के बाद शॉर्ट में लिखना तो पूरा हो गया। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागे वह धनात्मक तथा जो ग्रहण करे वह ऋणात्मक होगी। समझ में आया आपको? ये चीज भी ध्यान रखना, ठीक है। आज आवाज अच्छी आई होगी, गर्मी नहीं है इतनी, लेकिन मेरे पंखा बंद करा है ताकि आवाज अच्छे से आए। अभी भी आवाज अच्छे से नहीं आ रही तो आप कमेंट करके बता देना, और ये भी बताना कि ये टॉपिक आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। जो बाकी की विधियां हैं आवेशन की वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।